अभी साईं बाबा का केस में ये रिपोर्ट तो आया है, 3 लाइन का रिपोर्ट है, 4 लाइन का रिपोर्ट है। ट्रायल शुरू करो, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं था, तो हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया ये रिपोर्ट शून्य जैसा है। लॉजिक ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कि इस केस से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ, कानून का मुद्दे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। मानता हूं 45(1) कहता है कि सैंक्शन बिना, सरकार का इजाजत बिना केस चलाना गैर कानूनी होगा। और साईं बाबा का केस में प्रोसिक्यूटर ने खुद एडमिट किया कि हमने केस शुरू किया, बयान लेना भी शुरू किया, कॉग्निसेंस लेना भी शुरू किया विदाउट सैंक्शन। स्टेट का एडमिटेड पोजीशन है। तो जज साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन 5 जजों का डिसीजन पर निर्भर रहा और कह दिया कि फलाना डिसीजन में लिखा है साफ तरीके से कि विदाउट सैंक्शन पूरा ट्रायल ही रद्द होता है, आगे जाने का मतलब ही नहीं होता है, बयान लेना, मेरिट्स पर जाना वगैरह ज़रूरी नहीं है, बेकार है, क्योंकि एक बार सैंक्शन नहीं मिलता तो पूरा ट्रायल रद्द हो जाता है। 45(1) सुप्रीम कोर्ट में मेन पॉइंट ये था कि आर्ग्यूमेंट करते समय आपने मेरिट्स के ऊपर नहीं किया। मेरिट्स मतलब उसने यहाँ से लिया, उसने वहाँ से कुछ कहा, उसने ये किया वो किया, आपने गया नहीं आगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अनुसार और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आगे जाना ज़रूरी नहीं है, आगे सैंक्शन नहीं है, खत्म हो जाता है पूरा ट्रायल। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। और साथ ही वो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि साईं बाबा का एक्विटल ऑर्डर गैर कानूनी है। हायर कोर्ट जब लोअर कोर्ट का ऑर्डर रद्द करता है या सस्पेंड करता है तो ये फाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमा फेसी ये जजमेंट गलत है। कुछ नहीं कहा। सेकंड पॉइंट 45(2) ये चिदम्बरम साहब जब होम मिनिस्टर था उसने इंट्रोड्यूस किया बाय अमेंडमेंट 45(2). ये एक सेफ गार्ड है कि गलत तरीके से ट्रायल शुरू ना हो। और 45(2) में लिखा कि पुलिस, इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस, एक ऐसा सरकारी अथॉरिटी रहेगा जो पुलिसमैन नहीं है, जो ट्रायल शुरू करने के पहले सारा एविडेंस स्टडी करेगा, बयान का, एग्जिबिट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, फोरेंसिक्स का, बॉम्ब एनालिसिस का, सारे एविडेंस देख लेगा। और सारा एविडेंस देखने के बाद उसको वो अगर कन्विंस हो जाता है कि ये टेररिस्ट केस है, तब वो रिपोर्ट लिखेगा। उसका रिपोर्ट बिना आगे जाना गैर कानूनी है। अभी साईं बाबा का केस में ये रिपोर्ट तो आया है, 3 लाइन का रिपोर्ट है, 4 लाइन का रिपोर्ट है, जिसमें कोई एविडेंस का डिस्कशन नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। करो आपका ट्रायल शुरू करो, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं था। तो हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया ये रिपोर्ट शून्य जैसा है, ना इसमें रीजनिंग है, ना इसमें सर्वे ऑफ एविडेंस है, ना उसने एनालिसिस किया। दिस रिपोर्ट इज ज़ीरो। सो ऑन 2 grounds, sanction नहीं मिला अंडर 45(1) एंड सेकेंड ग्राउंड 45(2) report of the authority is a zero report. साथियों, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया
मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, विकलांगता का, उसका बीमारी का, ये वो मैं नहीं जाना चाहूँगा। या सैटरडे को हुआ, नॉन वर्किंग डे को हुआ अजीब तरीके से, मैं नहीं जाना चाहूँगा। कौन जजेस थे मैं नहीं जाना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑर्डर में उनका फाइंडिंग नहीं है कि हाई कोर्ट जजमेंट इज रॉन्ग। होना चाहिए। व्यक्ति तो एक्विट हो गया, उसको घर में जाने का था आज सैटरडे को, उसको पकड़ के दोबारा जेल में जाना, आपको कम से कम ये बोलना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट का जजमेंट रॉन्ग है। नो, लॉजिक ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कि इस केस से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ, कानून का मुद्दे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। मानता हूँ, नो प्रॉब्लम, मानता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ उसमें है, इंपॉर्टेंट है कि बहस करे, कौन ना कहता है, लेकिन आप बहस करते रहो। बीच में व्यक्ति जिसका एक्विटल हो गया, आपका क्या राइट है उसको पकड़ के दोबारा जेल में डालना? तुम बहस करते रहो, साल भर करते रहो, 2 साल करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट राइट एनी कोर्ट हैज, फॉरगेट सुप्रीम कोर्ट, व्यक्ति एक्विट हो गया विदाउट क्वॉशिंग द ऑर्डर, इस ऑर्डर को आपको रद्द करना है, देन यू सेंड हिम बैक, सिंपल। और उसके बाद कई वकीलों ने लिखा, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया कि दिस इज अनहर्ड ऑफ, फॉरगेट सैटरडे सिटिंग वगैरह वगैरह, फॉरगेट ऑल दैट, विकलांगता वगैरह, ग्रॉसली इलीगल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और साईं बाबा को बहुत अन्याय हो गया। क्या करे, ही इज अ स्पीकर फॉर फ्रीडम, दैट इज वाई। नाउ वील गो टू उमर खालिद's केस, वेरी इंटरेस्टिंग केस। एक्चुअली आप लोगों को ये जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उमर खालिद का सबसे बड़ा पाप ये है, और उसका चार्जशीट में, ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर में बार बार ये सब प्रोवोकेटिव स्पीच। उमर खालिद ने प्रोवोकेटिव स्पीच किया, इधर गया उधर गया प्रोवोकेटिव, इधर गया प्रोवोकेटिव, उधर गया प्रोवोकेटिव। लेकिन अगर जजमेंट पढ़ोगे, प्रोवोकेटिव स्पीच हमारा अधिकार है ना, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रंगराजन केस, सरकार को सहन करना पड़ेगा इफ द स्पीच इज हेटफुल टू गवर्नमेंट। इतना तेज स्पीच अगर आप करते हो, मैं इस सरकार से विरोध कर रहा हूं, आई हेट दिस गवर्नमेंट, आई हेट इट्स पॉलिसी, नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन स्पीच हेटफुल ऑफ गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रंगराजन केस में एक और शब्द इस्तेमाल किया, फ्रेज इस्तेमाल किया, even if on the branch of liberty there is one poisonous branch, don't touch it. Absent violence, violence अगर होगा तो अलग बात है, violence नहीं है तो जितना inflammatory speech हो, violence नहीं है, और speech के बाद violence नहीं हुआ और आपने लोगों को भड़काया नहीं, you can give a strong speech against the government and against the police and against the forces that seek to repress society.